हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस से चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होते हैं, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैं टोटल यहाँ पे बात करने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम को लेके भी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस चैप्टर से आपका लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उस चैप्टर में सवाल कौन से आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको प्यारे बच्चे आपको नोट्स भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नोट्स आपके जो स्कूल में टीचर्स लिखवाते हैं और जो मैं ये नोट्स बता रहा हूँ बनाना, ये दोनों मैच होंगे आपके। तो आपको 2 बार मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ और उनके समीकरण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ जो मिलते हैं प्यारे बच्चों, उसको अभिकारक बोल रहे हैं, और जो उसके बाद पदार्थ नया बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसको डेफिनेशन इसका लिखवाऊंगा, अभी आगे इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा। बट अभी आप समझ लो, जब एक या एक से ज़्यादा पदार्थ मिलते हैं उसको अभिकारक बोल रहे हैं, और जो आगे बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अगर समझे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे लोहे की कील रखी गई है और इस लोहे में जंग लग जाती है, तो इसका मतलब है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। और दूध से दही बनना भी एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, यानी कि जब हम खाना खाते हैं हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है, गैस निकलती है बाहर, कोई वेस्ट पदार्थ निकलता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। आगे का क्या पॉइंट है, आगे का क्या टॉपिक है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान जाएं, ताकि दूर से ही देखने पे। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर गैस निकल रही है बाहर तो वहाँ पे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तापमान में परिवर्तन होता है तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेप बनना रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, और स्थिति में परिवर्तन ये भी रासायनिक अभिक्रिया को बताता है। जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों, इस अगर डायग्राम को देखें, इस फिगर को देखें, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आता है, ये जो हमारे अंदर सलूशन रखे गए हैं, जो यहाँ पे इसमें कोई और सलूशन मिलाया गया होगा, जिसकी वजह से इसके कलर भी आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे धुआं धुआं सा निकला हुआ दिख रहा है, यानी कि गैस भी बाहर निकल रही है। यानी कि इसमें गैस बाहर निकल रही है, गैस का निकलना भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर रंग में भी कोई चेंजेस हो जाते हैं तो भी वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे आम के समय में आम पहले हरा हरा होता है, उसके जो फल होते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो येलो कलर के हो जाते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कुछ भी हो रही है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पे दिखती है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो स्थिति में परिवर्तन है, यानी कि बर्फ यहाँ पे रखा गया है, उस बर्फ से पानी बन जाना और पानी से उसके वाष्प बन के उड़ जाना, यानी कि पानी से गैस बन जाना, ये भी यानी कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया को दिखाता है। तो हम ऐसे ही लक्षण यहाँ पे पहचान सकते हैं प्यारे बच्चों 5 पॉइंट से, कि रासायनिक अभिक्रिया के कैसे पहचाने कि उसके कौन कौन से लक्षण हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो आपको लिखना क्या है नोट्स में, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, उसमें पॉइंट लिख लेना है। डायग्राम तो आप बना ही नहीं सकते हो, तो वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इस चीज़ को आप वहाँ पे आराम से बना सकते हो, लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगला जो पॉइंट हमारा आता है रासायनिक समीकरण। तो चैप्टर का नाम ही क्या था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके समीकरण। तो हमें यही 2 ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, और इसके टाइप्स यहाँ पे रहेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और टोटल इस चैप्टर से प्यारे बच्चों 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, इसलिए बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इस चीज़ को समझिए आप। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में दर्शाना ही समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यानी कि कोई चीज़ इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि उसके शॉर्ट फॉर्म से उसको लिख देना ही क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और एरो लगा के यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम का Mg लिख दें, ऑक्सीजन का O2 लिख दें, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे MgO। तो इसको इसमें परिवर्तन कर देना, यानी कि रासायनिक समीकरण में परिवर्तन कर देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि सूत्रों के माध्यम से या उसके जो संकेत है, जो संकेत उसके हैं, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों, Mg होता है, और हमारा
ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2 होता है। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, अगर इसकी संकेत से मिला देंगे तो ये हमारा बन जाता है, और इसी को हम बोल रहे हैं रासायनिक समीकरण। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए प्यारे बच्चों। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वो बाईं ओर लिखे जाते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। जैसे अब देखो ये अभिक्रिया है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ठीक है ना, ये देखो एरो यहाँ पे लगा है, मैं आपको ये पूरा इरेज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एरो लगा हुआ है, यानी ये एरो दिखाता है कि दो पार्ट अलग अलग है, एक इधर हुआ एक इधर हुआ, ठीक है ना। मैं इसको रेड कलर में शो कर देता हूँ, एक इधर हुआ इधर हुआ। तो लेफ्ट साइड में जो होगा बाईं ओर जो लिखा रहेगा उसको हमेशा अभिकारक बोलते हैं, और जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट मतलब जो एरो के दाहिनी तरफ लिखा होता है, दाईं ओर लिखा होता है, उसको उत्पाद बोलते हैं। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए बस। बाकी ये लिखने के लिए कभी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया की कैसे परिभाषाएं होती है, उसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, कौन सा अभिकारक है कौन सा उत्पाद है, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चों इसके आगे हम पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ चुका है, और यहीं से सवाल पूछा जाता है। 3 से 4 नंबर का सवाल यहाँ से अकेला का अकेला क्वेश्चन आता है, तो इसलिए वीआईपी टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है प्यारे बच्चों, टॉपिक रहने वाला है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। हो सकता है मैं आपके लिए, अगर आप लोग डिमांड करते हो कि इस बैलेंस समीकरण को कैसे हम करते हैं, तो हम इसके लिए अलग से एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे जिसमें 20 से 25 एग्जाम्पल बता देंगे, तो आपको अच्छे से दिमाग में आपके घुस जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे 1 से 2 एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझने वाले हैं, और आप इस वीडियो में जो भी टॉपिक दिख रहा है उसको आप पूरा अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, नोट्स बनता जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पदार्थ को या द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब कोई भी एक प्लस कोई भी दूसरा यौगिक मतलब एक साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मान लो तीसरा प्रोडक्ट नया बन जाता है, तो इस केस में प्यारे बच्चों यहाँ पे जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा और ये जो 2 प्रोडक्ट पहले जुड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। जितने एटम्स हमारे, जितने परमाणु लेफ्ट साइड होंगे उतने ही परमाणु हमारे राइट साइड में होने चाहिए। यही संतुलित रासायनिक समीकरण होता है प्यारे बच्चों। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, लेक्चर तो बहुत दे दिया हूँ, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या होती है चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण लिखा हूँ कि वाटर है बनता है, यानी कि H2 + O2 मिला के यहाँ पे पानी का बन गया। लेकिन अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं लिख के अगर आपको बताऊँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, H2 + O2 मिल के हमारा बन गया H2O। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखा गया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसलिए इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि दोनों तरफ अगर बराबर परमाणु नहीं होते हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो उसको बोल देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके पहले हम लगा देंगे 2। तो अब ये 2 हो चुका है और ये भी 2 हो चुका है। लेकिन प्यारे बच्चों अब यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई होता है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 2 है, ये कितना है 2 है। तब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इसके आगे हम 2 लगा देंगे, तो ये भी हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। अब ये समीकरण हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देके समझा देंगे, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे नोट्स भी बनवा रहे हैं और वीडियो को कम से कम समय में ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए प्यारे बच्चों और आप गाली भी ना दो। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों 4 प्रकार के हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। हो सकता है यहाँ से भी 1 या 2 नंबर से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी परिभाषा यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा परिभाषा इसका ध्यान में रखना। ध्यान में रखने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों ज़्यादा हार्ड ये चीज़ नहीं है, आराम से इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सेंटेंस से ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो पहला हमारे यहाँ पे है संयोजन अभिक्रिया है,
ठीक है ना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना होता है। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, नाम से ही पता चला संयोग, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना, केवल एक पदार्थ बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि एक लड़का एक लड़की मिलके क्या बनाए हैं, एक सिंपल सा अपना समझ लो एक प्यार बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, प्यार, यानी कि यहाँ पे सिंपल एक प्रोडक्ट हो गया, दो जिसम एक जान जैसा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे प्यारे बच्चों हुआ क्या है, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए आप भैया संयोजन अभिक्रिया का, कि दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलेंगे और वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा, उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ए और बी मिलके ए बी बना लिया, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर। अब आप ऐसा मत बोल देना सर ए और बी दो चीज हो गए, भैया परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, एक यहाँ ए है एक यहाँ है, एक बी यहाँ पे एक बी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छा वाला एग्जाम्पल दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, H2O वाटर है। अब दोनों मिला के बना क्या है, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस बना है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, ये चूना है हमारा, क्या है, ये चूना है और ये पानी है हमारा। चूना और पानी को मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। घर में आपको पता होगा, बाल्टी में पानी ले लेते हो और मार्केट से ला के चूना डाल देते हो 24 घंटे के लिए, और ये पक के बढ़िया से ऊपर आ जाता है, और जिसको बोलते हो बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, खाते भी हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आप जब इसमें डालते हो तो ये बकेट जो होती है, बाल्टी जो होती है जिसमें भी रखते हो, गर्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है हीट भी निकलती है, उसमें निकलती है। तो प्यारे बच्चों CaO प्लस H2O मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, जिसकी वजह से यह हमारा क्या हुआ, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी कि संयोजन अभिक्रिया हो गई। क्लियर। चलो आगे हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं और लिख भी लेते हैं, सारी चीज़ आप नोट बनाते जाओ बढ़िया से, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन, वियोजन मतलब दुख में, यानी कि टूट जाना, अलग हो जाना। वह प्रक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है प्यारे बच्चों, परिभाषा में कन्फ्यूज नहीं होता है, नाम से रटना नहीं, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है वियोजन, यानी कि वहाँ पे संयोजन में क्या था, दो या दो से ज़्यादा मिल के एक बनाया था, और यहाँ पे एक ही टूट के दो या दो से ज़्यादा बन जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ए बी हो गया, ए बी को तोड़ के ए प्लस बी अलग अलग दो दो कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कि ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए जो एक दो भाई होते हैं, दोनों भाइयों को तोड़ने के लिए बीच में जो तीसरा पर्सन आता है, वो वियोजन अभिक्रिया का काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसी के टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। टाइप्स में क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। पहला हमारा है तापीय वियोजन। क्या है, तापीय वियोजन, पहला हमारा तापीय वियोजन, दूसरा विद्युत अपघटनीय वियोजन, प्रकाश अपघटनीय वियोजन तीसरा है। यानी कि ऊष्मा दे देंगे तब टूट जाएगा, करंट डाल देंगे उसके अंदर तब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तोड़ सकते हैं उसको, और प्रकाश अपघटनीय यानी प्रकाश की उपस्थिति में भी वो टूट सकता है, ठीक है ना। क्योंकि तोड़ने के लिए भैया बाहर से कुछ हमें चाहिए होगा ना, जुड़ने के लिए तो आदमी क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है, लेकिन उसको तोड़ने वाला जो होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत बड़ा साजिश रचता है, तब वो दो प्रोडक्ट में टूटता है अलग अलग, ठीक है ना। तो मान लो ए और बी है, एक दूसरे से जुड़ के ए बी बनाया हुआ है, इसको अगर हीट करेंगे तो ए और बी में टूट जाएगा, या फिर इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें फिर टूट जाएगा, या फिर इसको धूप में खड़ा कर दें फिर ये दो पार्ट में टूट जाएगा। लेकिन कौन से होते हैं जो टूट जाते हैं, ये भी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए अब एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं प्यारे बच्चों। तापीय वियोजन का एग्जाम्पल यहाँ पे है FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको हम हीट करेंगे, तापीय मतलब हीट करना, ऊष्मा देंगे तो यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, यानी कि 3 में, यानी मैंने यहाँ बोला था 2 या 2 से अधिक, यानी कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और यह 3 प्रोडक्ट में टूट गया है, यानी कि यह भी हमारा क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। कैसे टूटा, ऊष्मा दिए हैं तब टूटा। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ना, यानी कि वाटर है, वाटर को अगर यहाँ पे वाटर है, इसमें अगर हम
लाइट प्रोवाइड कर दें तो लाइट प्रोवाइड करने के बाद ये H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। क्लियर। संयोजन में क्या थे, वाटर, यही वाटर H2O बना लिया था जुड़ के, लेकिन वियोजन में तोड़ने के लिए इसको लाइट दे दी, लाइट करंट डाल दिए इसके अंदर, ये अलग अलग टूट गया। प्रकाश अपघटनी में AgCl है। AgCl को प्यारे बच्चों अगर इसको हम प्रकाश की सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद Ag प्लस Cl2 अलग अलग टूट जाएंगे। क्लियर। तो इसका क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। क्या हुआ, इसका वियोजन हुआ, तोड़ा गया है। इन 3 प्रकार से तोड़ा जा सकता है वियोजन अभिक्रिया में। क्योंकि भाई पूछा जाता है, ऐसा सवाल आपसे कोई फंसाने के लिए आपको पूछ सकता है। अगर आप कभी बोलते हो कि मुझे सब आता है, साइंस का पहला चैप्टर अच्छे से याद है, तो हो सकता है कुछ होशियार बच्चे आपको फंसा सकते हैं यहाँ पे, या आप दूसरे को फंसा सकते हैं। भैया वियोजन अभिक्रिया पढ़े हो, बोलेगा हाँ। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, बताएगा कि एक अभिकारक 2 या 3 से भाग में टूट जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो वो उससे पूछना भैया कि जो टूट रहा है एक अभिकारक को हम कैसे कैसे तोड़ते हैं, किस फॉर्म में तोड़ते हैं, कौन तोड़ता है उसको, तब वो वहाँ पे वो फंस जाएगा। और अगर आपको आता रहेगा तो आप बताओगे तापीय वियोजन, विद्युत अपघटनीय वियोजन, प्रकाश अपघटनीय वियोजन। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है ये चीज़, बहुत अच्छा सवाल है। ओके, तो चलिए इसके आगे प्यारे बच्चों हमारे पास आता है विस्थापन अभिक्रिया। मैंने यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था ना, यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मतलब तो सबसे पहले आपको समझाना पड़ता है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको मतलब समझाता हूँ, ठीक है ना। चलो मतलब समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से निकाल देता है, बाहर कर देता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझो प्यारे बच्चों, आप 2 दोस्त हो, ठीक है ना, 2 दोस्त हैं, क्लियर, और एक तीसरा पर्सन कोई है, ठीक है ना। तीसरा पर्सन मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है। अब आप दोनों क्या हो, बढ़िया दोस्त हो। बढ़िया दोस्त मतलब यौगिक हो गया। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक पदार्थों से मिलकर यौगिक बनता है, यानी 2 दोस्त हो, आप यौगिक का काम कर रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जो आप दोनों दोस्तों से ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो क्या करेगा, हो सकता है मान लो इसमें एक गर्ल्स है, लड़की है, मान लो ये गर्ल्स लड़की हो गया, और ये मान लो बॉयज़ हो गया, ठीक है ना, गर्ल्स और बॉयज़ है। मान लो एक ये भी बॉयज़ है, क्या है, ये ज़्यादा ताकतवर बड़ा अमीर आदमी है। तो ये लड़का क्या करेगा, अब ये कहेगा कि इसकी प्रेमिका से मैं मिलूं, तो प्रेमिका से मिलने के लिए क्या करेगा, ये इसके जो बॉयफ्रेंड है इसको क्या करेगा, इसको भगा देगा, इसका जो दोस्त है इसको भगा देगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा, किस केस में होगा, जब ये तीसरा पर्सन ज़्यादा ताकतवर होगा तभी वो भगाएगा। अदरवाइज मान लो इसका बॉयफ्रेंड यानी कि जो दोस्त है इसका, इस लड़की का जो दोस्त है, जो बॉयस है, अगर यही खूब ताकतवर रहेगा तो इसको खुद ही मार के भगा देगा। ऑलरेडी तो बाहर है ही, तो ये दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। क्लियर। यानी कि अब प्यारे बच्चों इसको अच्छे से समझते हैं, विज्ञान में क्या है, देखो क्या है। अब यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम वाले को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, उसके यौगिक से बाहर कर देता है। तो यौगिक से बाहर करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ए है और BC है, BC मतलब एक यौगिक हुआ। अब ए मजबूत है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो बी को क्या करता है, बाहर कर देता है, बी को बाहर कर दिया और सी के साथ खुद ही चिपक गया, ठीक है ना। तो यही हुआ कि जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वाले को भगा देगा, यानी कि बी यहाँ पे क्या था, कमज़ोर था, बी यहाँ पे कमज़ोर था और ये बी को भगा के सी के साथ ये चिपक गया। क्लियर। तो यही होता है प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ताकतवर है और वो दूसरों को भी सता सकता है, उसको बाहर कर सकता है, उसी के घर से बाहर कर सकता है, समझ लो। अब एग्जाम्पल समझो, Fe यानी कि आयरन है, CuSO4 सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, यानी क्या है, एक यौगिक है। अब देखो यहाँ पे आयरन क्या है प्यारे बच्चों, आयरन यहाँ पे कॉपर से, ये Cu जो है कॉपर है, ठीक है ना, एक कॉपर को क्या करता है,
SO4 के साथ जो कॉपर जुड़ा है इसको क्या करता है, बाहर कर देता है। कौन करता है बाहर, Fe क्या करेगा, इसको मार के यहाँ से भगा देगा, ये बाहर हो गया और इस SO4 के साथ में Fe जुड़ गया। तो जब ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया होती है। याद रखना, विस्थापन में जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। यानी कि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। जहाँ पे समझना है प्यारे बच्चों प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखा है, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धातु सक्रियता श्रेणी यह निर्धारित करती है कि कौन सी धातु दूसरी को विस्थापित करता है। यानी कि यहाँ पे लोहा है और कॉपर है, लोहा और कॉपर दोनों धातुएं हैं। अब लेकिन दोनों धातु तो हैं, लेकिन दोनों में जो ज़्यादा सक्रिय होगा, सक्रियता जिसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। क्लियर, चलो इस चीज़ को समझ दे लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे सक्रियता श्रेणी मैंने बना रखी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सक्रियता श्रेणी हमने बना रखी है, तो इस चीज़ को समझते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी घटते हुए क्रम में, यानी कि ऊपर से नीचे जाओगे तो एक कमज़ोर होते जाएंगे और नीचे से ऊपर जाओगे तो मजबूत होते जाएंगे। यही चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो समझते हैं, और इसका मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। ये जो जितने भी दिए गए हैं इतने अगर आपने याद कर लिए हैं तो पूरा आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से चला जाएगा। और यहाँ से भी विस्थापन अभिक्रिया में प्यारे बच्चों सवाल पूछते हैं, केमिकल रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है ना, ऐसे देते हैं। देखो इतना आपको केमिकल रिएक्शन दे देंगे, इतना लिख के दे देंगे। क्लियर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं मिटा दूँ थोड़ा सा इसको, उसके बाद बताता हूँ आपको। इतना केमिकल रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे अभिक्रिया को कंप्लीट करिए, रिएक्शन को पूरा करिए। तो अगर आपको विस्थापन अभिक्रिया पता रहेगा तो आप बना दोगे फटाफट, Fe के साथ SO4 जोड़ दोगे, Cu को बाहर कर दोगे। और एक पता कैसे रहेगा, पता रहने के लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। तो इतने में से ही आपका सवाल पूरा बोर्ड का बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक जो पहले लिखा क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। K से होता है पोटेशियम, Na से होता है सोडियम, Ca से होता है कैल्शियम, Mg से होता है मैग्नीशियम, Al से होता है एल्यूमिनियम, Zn से होता है जिंक, Fe से होता है, Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लेड है, Hg मतलब H है, H मतलब हाइड्रोजन, सबको पता है ना। ओके, बच्चे को पता है, H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर है, चांदी, ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी ही हुआ ना, Au मतलब सोना हुआ, Pt मतलब प्लेटिनम हुआ। क्लियर, ये रहा इसका नाम। आप नाम भी अगर आपको याद नहीं है तो लेफ्ट साइड में आप ऐसे तीर बना के, एरो बना के नाम भी लिख लेना, और एक दो बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, चलो गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान दे रहे हो पढ़ने में, बढ़िया। चलो अब यहाँ पे देख, तो अब इसको प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे आने पे सक्रियता श्रेणी घट रही है। मैंने इसको क्रम से लिखा है, ऐसा नहीं कि आपको क्रम से मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा अभी। तो पोटेशियम, जो अगर मैं आपसे पूछूं पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो आप फटाक से बता दोगे सर पोटेशियम ज़्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर मतलब सोडियम से ऊपर आता है, ऐसे बोला। अगर मैं आपसे पूछूं कि Fe और Pb में सबसे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है, आप बोलोगे सर Fe, और ताकतवर कौन से, कहोगे Fe। यानी Pb और Fe में कौन ताकतवर है, Fe है, मतलब आयरन। अगर मैं आपसे पूछ लूँ सोना और चांदी, Ag और U में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो आप बोलना चांदी ज़्यादा ताकतवर है। भले ही सोने का रेट ज़्यादा है चांदी से, लेकिन यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में चांदी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं आपसे पूछूँ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो आप बोलना मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि इस सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर का मतलब है एल्यूमिनियम से ऊपर है, इसलिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, एल्यूमिनियम है। चलो अब मैं आपसे फटाफट से सवाल पूछता हूँ, फटाफट बताते रहना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि Ca और Cu सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, बोलो। Ca ताकतवर है, Cu उससे कम ताकतवर है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, Cu और यहाँ पे Cu और Hg में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है,
Cu और Hg में ताकतवर कौन है, Cu हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी यहाँ देखते रहो Cu और Hg, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप अपने आप से ये सवाल यहाँ पे प्यारे बच्चों बनाते रहिए और दोनों में कंपेयर करिए सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही क्या करेगा, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया करेगा, वहीं क्या करेगा, ये विस्थापन अभिक्रिया करेगा, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था क्लियर इस रिएक्शन में। चलो अब इसको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा आपको, नहीं तो गाली दोगे सर आपने बताया नहीं बोल के। ठीक है, लिखो भैया, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे एरो बना के और समझा भी देता हूँ, क्लियर। चलो इन दोनों को मिला के लिख रहा हूँ पैसों, हिंदी में लिखूँ, ओके हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के लिख रहा हूँ पैसों, अभी समझा भी दूंगा, का मजा आला जीन्स फैशन लड़ावे है, क्यों मरे एजी, एजी मतलब एजी है ना, क्यों मरे एजी सोना पिटवावे, ठीक है ना। ये सिंपल ट्रिक है प्यारे बच्चों, अपने पास ही रखना, क्लियर। लिख लो, मैंने बोला भी, अगर यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो मैंने बोल भी दिया है, समझा देता हूँ। पैसों का, पैसों मतलब है पोटेशियम, पैसों मतलब सोडियम, पैसों हो गया, का मतलब कैल्शियम, मजा मतलब मैग्नीशियम, आला एल्युमिनियम, जीन्स मतलब जिंक, फैशन मतलब एफी, फैशन मतलब एफी, एफी मतलब आयरन हुआ ना, लड़ावे मतलब पीबी, पीबी को हम लेड बोलते हैं, पीबी लेड, ठीक है ना, तो इसलिए लड़ावे यहाँ पे हुआ। है मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब क्यू, क्यू मतलब कॉपर, मरे मतलब मरकरी, Hg मतलब मरकरी होता है, Ag, Ag मतलब सिल्वर, सोना Au सोना, पिटवावे मतलब प्लेटिनम, क्लियर। पैसों का मजा आला जीन्स फैशन लड़ावे हैं, क्यों मरे एजी सोना पिटवावे। ऐसे आप याद कर लो, कभी नहीं भूलेगा। खाना खाते समय एक दो बार गुनगुनाओगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सक्रियता श्रेणी। और पहले चैप्टर का जो भी सवाल पूछा जाता है, हमें लगता है 2 से 3 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर आना जरूरी है, और इस चैप्टर में ये आना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरा वाला था क्या, संतुलित समीकरण, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को, अगर आपको समझना है तो। चलो अब अगला जो प्रकार है प्यारे बच्चों, वो हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि द्विविस्थापन मतलब 2 जगह, 2 मतलब आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे से, उसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 अलग अलग यौगिक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है और 2 नए यौगिक बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हैं। जैसे ABCD 2 यौगिक हुए, बना क्या है, AD बन गया, CB बन गया। AD मतलब A D के साथ जुड़ गया, B C के साथ जुड़ गया, तो AD और CB बन गया, और इसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अवक्षेपण क्रिया। अवक्षेपण मतलब यहाँ पे अवक्षेप बनता है जो डिजोल्व कंप्लीट नहीं होता है, पूरा अच्छे तरीके से घुलता नहीं है, उसी को अवक्षेपण बोलते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, उसके बाद फिर हम इसको समझ लेते हैं उदाहरण इसके। ओके चलो, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों Na2SO4 सोडियम सल्फेट दिया गया है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड दिया गया है, इसका सफ़ेद अवक्षेप है, क्लियर। अवक्षेप कई कलर के भी हो सकते हैं, यहाँ पे सफ़ेद रंग का है, अलग अलग रंग के अलग अलग मतलब जो भी कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। अब इस केस में प्यारे बच्चों आपको समझना क्या है, इस केस में समझना ये है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यानी कि सोडियम जो है NaCl के साथ जुड़ जा रहा है, नमक बना ले रहा है, और BaSO4 इसके साथ जुड़ जा रहा है। देखो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि सोडियम इसके घर में अटैक करता है, क्लोरीन को भगा ले जाता है, और जब क्लोरीन इसको बेरियम को छोड़ देती है अकेला, तो बेरियम क्या करता है, इसके वाले घर में घुस के सोडियम सल्फेट को भगा ले जाता है, क्लियर। यानी कि यहाँ पे आदान प्रदान हुआ है आयनों का
तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है। क्लियर। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है और वहाँ पे जो नए प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों का गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे नमक हो गया, और यहाँ पे मिला क्या था, सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था। यानी कि दो सब जितने भी जुड़े हुए हैं वो अलग थे और जो बन रहे हैं वो भी अलग प्रोडक्ट हैं, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। आगे का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, फ्यूचर में हमेशा काम आने वाला टॉपिक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। दोनों अगर एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। चलो पहले उपचयन पढ़ते हैं और अपचयन को समझ लेते हैं, फिर हम रेडॉक्स को समझते हैं। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, अलग अलग समझते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मिक्स वेज ना बन जाए। तो भैया उपचयन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन होता है, रिडक्शन मतलब बाहर होता है। चलो देखो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, उपचयन का मतलब हुआ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उपचयन हुआ, और अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो क्या हुआ, अपचयन हुआ। हाइड्रोजन अगर बाहर निकलता है तो उपचयन होता है, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन हो रहा है। ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उपचयन होता है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दो ही चीज़ याद रखना है, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। क्लियर 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 क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। अब एक जो लास्ट वाला इसमें तीसरा पॉइंट आता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है तो उपचयन होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, अपचयन होता है। ओके, चलो प्यारे बच्चों, जब ये दोनों अभिक्रियाएं किसी एक रिएक्शन में होती है ना तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। समझाता हूं आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा हूं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण क्या है, यहाँ पे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और बना क्या रहा है, यहाँ पे Cu अलग हो जा रहा है, Cu क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और वाटर बन रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे समझोगे CuO में क्या हो रहा है, Cu क्या कर रहा है, Cu अकेला हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से Cu निकल रहा है, ठीक है ना। Cu नहीं, ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन अगर बाहर निकल रहा है तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन का अपचयन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ है। और क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी कि ये पहले H2 था और H2 क्या हुआ है, यहाँ पे इसके साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन का जुड़ जाना होता है उसको बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे प्यारे बच्चों इस केस में हो क्या रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया में Cu में से ऑक्सीजन निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, और हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हुआ, उपचयन हुआ। और जब ये दोनों एक देखो, अब ये दोनों रिएक्शन क्या हुआ, एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी को बोल देते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्लियर। एक ही रिएक्शन में अपचयन अगर उपचयन दोनों साथ में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो भैया अपचयन और उपचयन पढ़े हो उसी से ये रिलेटेड एक नया नाम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो वह पदार्थ जो दूसरे का अपचयन करवाता है और स्वयं अपचयित हो जाता है वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हाइड्रोजन क्या किया है भैया, हाइड्रोजन क्या किया है, अपचयन कराया है। अपचयन का कराने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या किया है, ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या किया, जोड़ा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को जोड़ लिया है, तो ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आपका अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन को यहाँ पे हाइड्रोजन क्या किया है,
यानी कि पहली बात समझो, पहली बात आराम से समझो, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का काम यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है बेचारा, इसकी वजह से CuO में से क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकल रहा है। अगर ये नहीं होता तो क्यों निकलता भाई, नहीं निकलता। यानी कि हाइड्रोजन जो कर रहा है काम, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन काम कर रहा है अपचयन का, यानी कि ऑक्सीजन को निकालने का काम कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन को निकालने का काम कर रहा है, और जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो अपचयन होता है, और यही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे पदार्थ जो दूसरे कंपाउंड को इफेक्ट डालते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपचयन करवाते हैं, अपचयन मतलब कि सामने वाले के घर को तोड़ दे, वहाँ से किसी ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे, या फिर वहाँ पे कोई हाइड्रोजन को निकाल दे, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मैं आपको 10th में हो, भी इतना एक्सप्लेन करके नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल नहीं पूछते। ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह पदार्थ जो दूसरे का उपचयन करवाता है, स्वयं अपचयित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे CuO यहाँ पे है भैया, अगर CuO होता नहीं है तो नहीं होता तो फिर यहाँ पे वाटर बनता नहीं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन अगर नहीं जुड़ता तो फिर क्या होता, यहाँ पे वाटर बनता नहीं। तो इसलिए CuO होने की वजह से स्वयं तो क्या हो रहा है, स्वयं उपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन करा रहा है, और यहाँ पे खुद को क्या बता रहा है कि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे पदार्थ जो दूसरे का उपचयन करवाते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर। अगर कहीं पे कोई डाउट हो प्यारे बच्चों ज़रूर पूछना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाऊँ। चलो इसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक यही सब आते हैं, थोड़ा सा और बचा है इस चैप्टर का, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसमें पूछा जाता है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का बनना कैसे बनता है। तो पहली चीज़ तो समझ लो प्यारे बच्चों, ये संयोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, इसमें क्लोरीन जैसी तीखी गंध होती है। अगर आपसे इतना पूछता है, दो नंबर में पूछता है तो आप इतना लिख सकते हो, आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मत लिखना भैया, ठीक है ना। ओके, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या होती है। ब्लीचिंग पाउडर स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, अगर इसमें क्लोरीन गैस को पास करा दिया जाए तो यहाँ पे बन जाता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन से समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ रिएक्शन से कि इस रिएक्शन में क्या लिखा गया है, CaOH का होल ट्वाइस है प्लस Cl2 है, और यहाँ पे बना है क्या है, CaOCl2 प्लस H2O बना है प्यारे बच्चों। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो बुझा हुआ चूना है, यही होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन गैस पास करा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्लियर। अब ऐसे सीधा समझो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है और क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ती है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास करा देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और पानी बाहर हो जाएगा। क्लियर। चलो मैंने यहाँ पे संक्षेप में इसको लिख भी दिया है कि कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि क्या होती है। आप इसको चाहे पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स में डाल सकते हैं। पहले चूना पत्थर को गर्म करके क्विक लाइम बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि CaO बनाया जाता है। क्विक लाइम में पानी मिलाकर स्लेट लाइम बनाया जाता है, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। देखो सीधी सी बात है, पहले CaO रहेगा, इसमें पानी मिला, इसको गर्म किया जाएगा तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर स्लेट लाइम पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है और फिर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है ना, इस पॉइंट को लिख सकते हैं। मैंने ऐसे इसको लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, हर एक 4 पॉइंट को समझा दिया है यहाँ पे। बाकी आप एक लाइन में समझ लो प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि
CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 रहेगा क्लोरीन गैस, अगर इसमें पास करा देंगे तो CaOCl2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। और इसका काम क्या होता है भैया, देख लो। ये भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे उपयोग क्या है, पीने के पानी को शुद्ध करने में, यानी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यानी जो प्योरीफाइड होते हैं, वहाँ पे प्योरीफाइड वाटर लाते हैं ना हम अपने यहाँ पे घर पे, तो उसको साफ करने के लिए भी इसको किया जाता है। कपड़ों और कागज़ को सफ़ेद रंग में करने के लिए होता है। अस्पतालों में और शौचालय की सफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। रासायनिक उद्योग में क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। क्लियर, तो ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पानी उनी साफ करने में ज़्यादा काम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर आपको पता हो तो जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर ही डालते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, पानी साफ दिखने लगता है। ठीक है ना। ओके, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन भी कर दिया है, अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो आप इतना लिख देना बहुत है आपके लिए यार। ठीक है ना। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिख देना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फार्मूला डाल देना वहाँ पे। इसे स्लेट लाइम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करके बनाया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्लेट लाइम बोल दो, चाहे तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, दोनों में से कोई एक नाम याद कर रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन गैस पास करा देते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है। ऐसे आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक रिएक्शन डाल देना, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। रिएक्शन में क्या है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 फिर CaO फिर H2। अगर ये H2 को नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर से मतलब है। ब्लीचिंग पाउडर हमारा यहाँ बन गया है। क्लियर, 2 नंबर में है। और इसके उपयोग क्या है भैया, मैंने बता दिया ना। देखो उपयोग हमें लगता है 2 बार लिख दिया हूँ क्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी उपयोग लिख दिया हूँ, पानी को शुद्ध करने में, कपड़े व कागज़ को सफ़ेद करने में किया जाता है। ठीक है, 2 बार हो चुका है, लेकिन 2 बार आपको रिपीट कर दिया तो शायद गलती तो नहीं किया हूँ। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबने नाम सुना होगा, घर में POP करवाते हो आप लोग, वाइट होता है सफ़ेद रंग का, तो वही होता है POP भैया, जो पुट्टी बोलते हो, पुट्टी। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो हड्डी टूट जाती है हाथ की, तो उसको जोड़ने में भी काम आता है। अभी तो इसका उपयोग बताऊंगा आगे, तो बाकी वही चीज़ें। तो जिप्सन को गर्म करके, यानी कि यहाँ पे तापीय वियोजन है, वहाँ पे क्या था, संयोजन अभिक्रिया था। यहाँ पे क्या है, तापीय वियोजन यानी वियोजन अभिक्रिया है। वहाँ संयोजन था, यहाँ पे वियोजन है। वियोजन में कौन सा है, तापीय वियोजन है। ठीक है ना। कैसे बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो भैया जिप्सन को गर्म करके, जिप्सन एक पदार्थ होता है, उसको गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धजल। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्धजल, यानी कि CaSO4, ये डॉट लगा है, हाफ H2O। ठीक है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धजल। क्लियर प्यारे बच्चों। ओके, नोट्स बनाते रहना यार, नोट्स बनाते रहोगे ठीक है, नहीं तो बाद में पछताओगे। दोबारा वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यह सफ़ेद रंग का महीन चूर्ण पाउडर होता है। ठीक है ना। अब देखो बनाने की विधि क्या है प्यारे बच्चों, जिप्सन को गर्म करके बनाया जाता है। जिप्सन का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। देखो जिप्सन को गर्म, जिप्सन का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सन हुआ ये। अब इसको अगर हम गर्म कर देते हैं, एक जो डेल्टा ऐसे त्रिभुज बना दिया ना, एक गर्म करने का निशाना होता है। ठीक है, तो इसको अगर गर्म कर देंगे तो इसमें पानी उड़ जाता है। गर्म करने पे क्या होगा, यहाँ पे पानी उड़ जाएगा। पानी बचेगा कितना, पानी बचेगा कितना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि यहाँ से 2 में से 1.5 गुना पानी इसका क्या होता है, उड़ जाता है। गर्म करके इसको भगा देते हैं, और जब गर्म करके भगा देंगे तो इसी का नाम हो जाता है क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट अर्धजल। ठीक है ना। क्लियर प्यारे बच्चों। अब कितने डिग्री पे इसको भगाते भी हैं पानी को, 100 से 120 डिग्री पे गर्म किया जाता है, और ये
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि जिप्सन का फॉर्मूला क्या हुआ, जिप्सन का फॉर्मूला हुआ CaSO4 × 2H2O। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, जो 1 नंबर का सवाल आता है ऑप्शनल वाला सवाल, वहाँ पे देगा वहाँ पे दे देगा पीओपी का सूत्र क्या है, पीओपी का सूत्र, तो वहाँ पे पीओपी सूत्र में इसको भी लिख देगा और इसको भी लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए पीओपी में आधा जल होता है, अर्ध जल होता है, पानी कम होता है, 1/2 आता है, और जिप्सन में पानी 2 × H2 होता है, ठीक है, 2 होते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलो इसके आगे इसको मिटा दूँ, मिटा दिया यार, फिर पूछ रहा हूँ मिटा दूँ। चलो आगे देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया प्यारे बच्चों मैंने बता ही दिया है, वही चीज़ें यहाँ पे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। गरम किया, यहाँ सैम्बल भी बना सकते हो गरम का। जिप्सन है, ये जिप्सन हमारा है, इसको गरम करके कितने डिग्री पे, 100 से 120 डिग्री, ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ये नहीं भी याद है तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गरम करके आपको CaSO4 ½ H2O और इतना पानी 1/1 का भाग यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है ना, 1.5 गुना इसका बाहर निकल चुका है। चलो अब यहाँ पे गुड़ देख लेते हैं भैया, गुड़ क्या है, हर चीज़ का गुड़ होता है, तो इसका भी गुड़ देख ही लेते हैं, गुड़ क्या है। पानी मिलाने पर यह जल्दी जमकर कठोर हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, पीओपी को अगर पानी, देखो घर में पाउडर फॉर्म में आता है ना, बोरी में आता है ना पाउडर फॉर्म में, जब घर प्लास्टर होता है, पुट्टी होता है, तो उसमें पानी मिलाते हैं, थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है ना, आटे जैसा गूंथते हैं उसको। उसके बाद उसको फटाफट से दीवार में चिपका देते हैं, दीवार में चिपकाते रहते हैं, और जल्दी जल्दी वो सूखता रहता है और टाइट हो जाता है, बहुत पत्थर जैसा हो जाता है, समझ में आया। तो यानी कि पीओपी को अगर पानी में घोल दिया जाए तो फिर से वो क्या बन जाता है, जिप्सन बन जाता है, जिप्सन, ये बन जाएगा, जिप्सन बन जाता है, ठीक है ना। जिप्सम बनने के बाद क्या होता है, फिर से उसको गर्म करके फिर से किया जाता है। इसलिए जब भी पीओपी घर में लगती है प्यारे बच्चों, तो उसको ज़्यादा नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना। जब भी आपके घर में आते हैं इंजीनियर पीओपी करने वाले, जो भी कारीगर आते हैं, उनको याद देखोगे ना आप, जो पीओपी बनाते हैं थोड़े से अमाउंट में बनाते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा घर का मसाला जैसे बना रहते हैं, पूरा ढेर सारा, ऐसा नहीं बनाते हैं। पीओपी हमेशा थोड़े अमाउंट में बनाया जाता है जब भी घर में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करने के बाद ये कठोर हो जाता है, टाइट हो जाता है, थोड़ा सा ढीला होगा, और ढीला होता है तो उसको तुरंत क्या करते हैं, दीवार में यूज कर लेते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये फिर से टाइट हो जाएगा, और जब टाइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे फिर इसको जिप्सम बन जाएगा, फिर उसको हम गर्म करके फिर से उसको हम ब्रेक करेंगे, फिर से उसको पाउडर फॉर्म में लाएंगे, फिर वो पीओपी बनेगा। क्लियर? तो इसलिए पीओपी जो होता है पानी मिलाने पर जल्दी से जमकर मतलब कठोर हो जाता है, और जमने पर पुनः जिप्सन बन जाता है। ये माने यहाँ पे अभी बोला आप कुछ देर पहले ना, तो वही बन जाता है। ओके, अगर घर में कोई काम चल रहा हो, ऐसा पीओपी वगैरह लग रहा हो, तो देखना कि पीओपी जो होता है थोड़ा सा है, पहले बना लेते हैं उसको मिक्स करके, फिर उसको दीवार में लगा देते हैं, फिर दोबारा से बनाते हैं। और घर वाले बोलते हैं कि हाँ भैया एक बार में सब बना लो, जितना दिन भर का काम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, क्योंकि वो कठोर हो जाता है, जम जाता है। ओके, चलो उपयोग देख लेते हैं भैया, काम क्या होता है। टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में काम आता है, मूर्ति बनाने और खिलौने बनाने में काम आ जाता है, सजावटी वस्तुएं बनाने में काम आ जाता है, और दीवारों की दरारें भरने में काम आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीओपी। आई होप प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। इतना रहा चैप्टर, मैंने एक वीडियो में कवर कर लिया है, और आप चाहते हो अगला चैप्टर कौन सा लाऊं, बिल्कुल कमेंट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भेज दो जो पढ़ने वाले आपके साथ हैं, ताकि वो भी नोट्स बना लें, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो, जुड़ जाना फटाफट से। अगर वीडियो पसंद आया हो, नहीं पसंद आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करूँगा आगे से आपको और अच्छे से समझाने की। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।